वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी की इस वक्त क्या सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल। और ये जितना सेटअप जो हम जमहूरियत की बात करते हैं और ये जितनी प्रैक्टिस होती है, ये इंतखाबात होते हैं, इस पर अखराजात होते हैं, सबका मकसद ये है कि एक आम आदमी की नुमाइंदगी हो पार्लियामेंट में और उसके हक में पॉलिसीज जो है वो बने। मगर हम देख रहे हैं सूरत हाल उसके बरक्स है। मैं जुबैर अली खान आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हम बात कर रहे हैं कि टैक्सेस की भरमार है और फिर टैक्स बेस नहीं बढ़ाई जा रही, टैक्स बेस किसी हद तक इजाफा किया जाता है, टैक्स नेट के हमें मसाइल है, FPR के, ये सब मामलात हैं, गवर्नेंस बुनियादी मामला है। लेकिन जितना टैक्स जमा हो रहा है उसके इन रिटर्न एक आम आदमी को क्या मिल रहा है? चलें बाकी सेक्टर्स छोड़ें, हम तालीम और सेहत की बात कर रहे हैं तो एक आम आदमी जो मुल्क छोड़ के जा रहा है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो यहाँ पे अलग से परेशान है। और इवन के बहुत से लोगों ने बच्चों को, यानी एक बड़ा फिगर है जिसमें बच्चे जो है स्कूल से गुज़िश्ता साल निकले हैं। तो हम इन रिटर्न में एक आम आदमी को, गरीब आदमी को कम से कम सेहत और तालीम की शक्ल में भी कुछ नहीं दे रहे। देखिए, इसमें इस सारी सूरत-ए-हाल को समझने के लिए आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें और इससे आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी जो है, वो एक आम जो दूध है डब्बे का, उसके ऊपर भी दुगना टैक्स देगा, उसकी जो स्टेशनरी है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ थी। लेकिन जो आर्म्ड फोर्सेज़ के लोग हैं, वो अगर प्लॉट की हाज़िर सर्विस और रिटायर्ड, वो अगर अपने प्लॉटों की खरीद और फरोख्त करते हैं, तो उनको टैक्स एग्ज़ेम्पशन है। तो ये पाकिस्तान की असल जो मसले की जो जड़ है ना, वो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें कि क्यों पाकिस्तान में ये आम आदमी जो है वो सफ़र कर रहा है। यहाँ पर जो शराफियाँ हैं, जो लोग ताकतवर हैं, जिनके पास इख्तियार है, वो अपने लिए टैक्स एग्ज़ेम्पशन भी करवा लेते हैं, वो अपने काम भी निकलवा लेते हैं। एक आम आदमी जो है वो अगर गुर्बत की लकीर से नीचे जाता है तो उनको कोई परवाह नहीं होती। तो ये ऐसा ब्यूरोक्रेट्स जो महसूस हैं होता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स से आज़ाद हैं, जुबैर अली सॉरी टू कट यू, बड़े ब्यूरोक्रेट्स का भी हम जिक्र कर रहे हैं जिनके ऊपर टैक्सेस नहीं है या फिर वो किसी और शक्ल में निकाल लेते हैं, क्या इनको भी उसी कैटेगरी में रखें जिसका जिक्र भी नौशाद साहब कर रहे थे कि जब हम टैक्स चोरों को फिर हमें शनाख्त करना होगा? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत करदा हुक्मरान है, वो खुद माफिया को प्रोटेक्ट करते हैं, वो खुद माफिया हैं। इसीलिए उनके अंदर ये कोई जो जब रियासत काम करती है, कोई भी हुकूमत काम करती है, अभी हम गवर्नेंस की बात करते थे, तो गवर्नेंस वहाँ पे होती है जहाँ पर ऊपर जो हुक्मरान है वो अवाम के नुमाइंदे हों, जो अवाम को जवाबदेह हों। यहाँ पर जो अवाम को जवाब देना हो, जो खुद माफिया पर बैठे हुए हैं, जो मुसल्लत करता है, उनको पता है कि हमें कौन लाया है, हमने किसको जवाबदेही करनी है और हमने किस तरीके से अगले इक़्तिदार के तक अपने जो बिज़नेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करना है और आइंदा इंतखाबात में हमने किस तरीके से दोबारा हमने इक़्तिदार में आना है। तो ये यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल जब होगी, ये जब सिस्टम होगा, उसके बाद आप अवाम की और गवर्नेंस की बात नहीं कर सकते। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का जो सिस्टम है पिछले 75 सालों से जो चला आ रहा है, मैं कोई 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान बनने के बाद का जो सिस्टम है और अब ये सिस्टम ये कह रहा है कि मैंने चलना नहीं है। अब इस सिस्टम को आपने कंधों पर लेके चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। इस निज़ाम को बदलना होगा। जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, आप बेशक सैलरीड क्लास के ऊपर इससे डबल टैक्सेस लगा लें, आप बेशक IMF की मज़ीद शराइत लगा लें, आप कभी भी पाकिस्तान की जो मईशत है उसको बेहतर नहीं कर सकते क्योंकि सही। आपके जो हुक्मरान हैं उनका और अवाम के दरमियान एक इतना बड़ा खलीज है कि वो उस चीज को समझ नहीं सकते। कल जब बजट सेशन हुआ था तो बजट सेशन के बाद जो अगला सेशन आया उसके बाद जो गवर्नमेंट की बेंचेस की जो तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें शहबाज शरीफ और दीगर लोग हैं, उनके चेहरे से देख के लगता है कि पाकिस्तान में कोई माशी तौर पर हम इतनी कमजोर हालत में हो गए हैं कि खुदा न खास्ता हमें वो असासे भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं जिनके लिए हमने पाकिस्तानियों ने अपने पेट काटे हैं, पाकिस्तानियों ने इतनी मुश्किलात काटी हैं। तो ये असल इशू ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के ऊपर जो इंस्टेबिलिटी है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वही पाकिस्तान की मईशत की कमजोरी की जड़ है। सही। और जब तक असल अवामी नुमाइंदागान जो है वो पार्लियामान के अंदर नहीं होंगे, वो मुश्किल फैसले नहीं लेंगे, जब तक वो अपने ऊपर मुश्किल फैसले नहीं इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आम आदमी से तो आपके दूध के ऊपर भी टैक्स ले लें, उसके बच्चों की स्टेशनरी के ऊपर भी टैक्स ले लें और आपकी जायदादों की खरीदो फरोख्त के ऊपर भी आप खुद वो है प्रोटेक्शन एग्जेम्पशन में, हो। ठीक है, तो आप प्रोटेक्टेड आप कभी सार्फिन भी में शामिल मुल्क हों। को ठीक नहीं कर सकते।
ठीक है, बिल्कुल सही है। ये बड़ी अहम बात आपने की कि वो मुश्किल फैसले जो हैं वो कौम के नहीं, अपने लिए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए क्या मुश्किल फैसले लिए गए हैं। उमर दराज, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त हम ओवरऑल जिस इकोनॉमिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की भी हमने बात की, ये सारे मामलात अपनी जगह पे हैं, मगर एक चीज़ है और वो है तालीम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ महंगाई में भी इजाफा हो रहा है, मगर तालीम के लिए वहाँ खर्च किया जाता है और उसके रिटर्न में बहुत कुछ मुल्कों को मिलता है, उसकी इकोनॉमी में, उसके इकोनॉमिक सर्कल में जो एजुकेटेड तबका है, जो उनका नौजवान है, फिर वो अपना हिस्सा डालता है। एक जानिब तालीम और दूसरी जानिब जो तालीम याफ्ता नौजवान है उसके लिए जॉब्स, ये एक बड़ा मसला है। आपको कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है इस मामले में? अच्छा, एहतजाज होता है इस तरह से, इंसान का पहला मसला उसका पेट होता है, उसकी भूख होती है। हमारे हुक्मरानों ने इल्ला माशाल्लाह हमें उसमें इतना उलझा दिया है कि हमारे जो बुनियादी हुकूक है हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। जब पेट भरता है तो फिर हम बुनियादी हुकूक की बात करते हैं, और तालीम एक बुनियादी हक है हर शहरी का। गो के वो आइन में लिखा तो गया है कि आप फ्री एजुकेशन भी देंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो हमारी तरजीहात नहीं है ना। अब मुझे ये बताइए कि आप बिजली के बिलों के ऊपर एहतजाज करेंगे, आप महंगाई के ऊपर एहतजाज करेंगे, या इस बात के ऊपर एहतजाज करेंगे जिस स्कूल नहीं बना हुआ, या स्कूल में टीचर्स नहीं है, या स्कूल को आप आउटसोर्स कर रहे हैं। बहुत सारे मसाइल हैं। देखिए, अगर आपने बतौर मुआशरा आगे जाना है तो तालीम तो ज़ाहिर है उसकी अहमियत को आप किसी तौर पर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप पॉलिटिकल हमारा जो भी पिक्चर बनी हुई है उसको देखेंगे तो कहीं इन मामलात पर डिबेट होती दिखाई नहीं दे रही कि हमारे स्कूल्स की अपग्रेडेशन हो रही है, हमारे कॉलेजेस की, हमारी यूनिवर्सिटीज का क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। हम अजीब से झमेलों के अंदर फंसे हुए हैं जिनका हकीकत से, हकीकी दुनिया से, लोगों के मसाइल से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं कल परसों एक जगह पे था और वहां पे एजुकेशन मिनिस्टर को बताया गया कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर वो करोड़ों बच्चे हैं जो इस वक्त स्कूल से बाहर है। आपको इसके ऊपर कोई दिखाई नहीं देगा। प्रेजेंटेशन बड़ी खूबसूरत है, बाकी बातें बड़ी खूबसूरत है, लेकिन असल इश्यूज के ऊपर कोई नहीं है। इसी तरह से विफाक का बजट देख लीजिए, पंजाब का बजट देख लीजिए, वो कह तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत सारा बजट जो हमें लगता है कि ये करोड़ों में है या अरबों में है, वो ज्यादा तो तनख्वाहों में चला जाता है। आपने कहाँ पे रिसर्च करनी है? तो जो जदीद दुनिया है, जो आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहलाते हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। ऐसा नहीं है कि वो सो के उठे थे तो वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में चले गए थे। उन्होंने लंबा सफर तय किया, अपनी तरजीहात तय की हैं, अपने यहाँ रिसर्च को फरोग दिया है, उनकी यूनिवर्सिटीज बाकायदा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है। मैं आपको इसका एक नुकसान बताता हूँ जो हमें फेस करना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज ने कौन सा लीडर पैदा किया है? क्योंकि आपने यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि आपकी तरजीह नहीं है, क्योंकि इशराफिया के बच्चे पब्लिक सेक्टर में पढ़ते नहीं है। आप बताएं ना, अगर सेक्रेटरी एजुकेशन का बच्चा जो है वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी सरकारी में नहीं पढ़ता तो उसको क्या कंसर्न है वहां पे क्या हो रहा है? इसी तरह से मिनिस्टर साहब के बच्चे अगर नहीं पढ़ते, चीफ मिनिस्टर साहबा के नहीं पढ़ते, या किसी प्राइम मिनिस्टर के नहीं पढ़ते, तो उनका कंसर्न नहीं है। ये जो सवाल आप कर रहे हैं, ये मेरा मसला है, ये आपका मसला है, ये पाकिस्तान के आम आदमी का मसला है। ये उस अशराफिया का मसला नहीं है। फैसला साज है, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो गवर्नमेंट के लोग हो, ये उनका ये चैलेंज नहीं है, ये उनका मसला नहीं है। उनके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, बैरूने मुल्क पढ़ते हैं, प्राइवेट में पढ़ते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाहिर है हमारा फ्यूचर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सूरत हाल है ना कि वो इन अच्छे स्कूलों में पढ़ के भी हमें फिर जो लीडरशिप में जो भी सामने नजर आ रहा है वो यही कुछ हमें मिलता है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ें, पॉलिटिकल सिचुएशन की आपने बात की। खालिद जमील साहब, आप क्या समझते हैं? अब जाहिर है बुनियादी जो मामलात हैं वो ये हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे से उलझी हुई हैं, एक दूसरे से सींग उनके अड़े हुए हैं, और वही वजह है कि ना तो हम आवाम की पल्स को समझ रहे हैं, ना ही उनके मसाइल का इदराक रखते हैं, और ना ही उन मसाइल को हल कर पा रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो कुछ इस वक्त चल रहा है, कभी कहा जाता है डायलॉग कर लिया जाए, कभी कहा जाता है नहीं जी हम इस सीट पर नहीं बैठेंगे, दूसरी जानिब से बानी पीटीआई हैं वो भी ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या हम मियाँ शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है उनसे मौसम पे बात करें, या वो तो सिर्फ फीते काटने के लिए रखे गए। तो इस सिचुएशन में क्या आपको लग रहा है कि कोई डायलॉग भी हो पाएगा? लेकिन नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मैं आपको, एक पंजाबी मुहावरा होता है ना कि चोरां दे यार गंड कप। पाकिस्तान में दो ही तबके हैं, एक चोर है, दूसरा गंड कप है। चोर वो है जिसकी अभी निशाद साहब निशानदेही कर रहे थे कि जो हर साल एफबीआर की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 5,000 अरब जो है वो टैक्स चोरी में उड़ा जाता है। गंड कप वो है जिसको अगेन आपका बजट डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 4,000 अरब रुपए की हम जो है कि टैक्स एग्जेम्पशंस देते हैं मरात याफ्ता तबके को पाकिस्तान में। तो ये आधे चोर हैं, आधे गंड कप हैं, और ये पाकिस्तान पे 70 साल से इन चोरों और गंड कपों ने कब्जा किया हुआ है।
ये पाकिस्तान को आगे नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान की ये सियासी जमातें उन्हीं चोरों और गंडकपों की सहूलतकार हैं। आप कैसे से तवक्को करते हैं कि जनाब आप निज़ाम ठीक कर लेंगे? इनमें आप एक-एक को उठा के देख लें, उनका म्यार ज़िंदगी देख लें। आप बात करते हैं कि जनाब सरकारी तालीमी इदारों की, अभी उमर दराज गोदल बात कर रहे थे। इनके बच्चे तो जनाब पाकिस्तान में भी नहीं पढ़ते, ये तो पाकिस्तान से बाहर पढ़ते हैं जाके। आप प्राइवेट भी इदारों की यहाँ पे क्या हालत ठीक करेंगे? अब तो ये बाहर जाना शुरू हो गए हैं। असल मसला जो है वो यही है कि जब तक ये चोरों और गंडकपों का जो नेक्सस है, और मैं दोबारा आपको कहूंगा कि ये सियासी जमातों में भी है, ये एस्टैब्लिशमेंट सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी है, ये मेरे और आप जैसे जो मीडिया है उसके अंदर भी ये मौजूद है, ये वकला के अंदर भी हैं, ये अदलिया के अंदर भी इनके सहूलतकार और ये गंडकप सारे बैठे हुए हैं। जब तक ये इस सिस्टम से काली भेड़ें बाहर नहीं निकलेंगी, पाकिस्तान होस्टेज रहेगा इन चोरों और गंडकपों के हाथ में। सही। दूसरी बात जो है, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों मुज़ाकरात नहीं करेंगी? इस वक्त जो हुकूमत के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। वो किस ग्राउंड के, किस सियासी, इखलाकी, कानूनी बुनियाद के ऊपर बात करेंगी? और वो अगर बात करेंगी और उसके अंदर पहला एजेंडा अगर ये होगा कि जनाब आप इलेक्शन ऑडिट करवाएं, तो कौन उस बात पे बैठेगा? आप बताएं, पीपल्स पार्टी बैठेगी, नून लीग बैठेगी, एमक्यूएम बैठेगी, बाप पार्टी बैठेगी। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाके दिन दिहाड़े झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ डॉक्यूमेंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। कहते हैं नहीं नहीं जनाब मिट्टी पाओ इसके ऊपर। तो ऐसे हालात के अंदर कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ शोशा दिखाने के लिए, बयानबाजी के लिए सब कुछ होगा। लेकिन इस वक्त जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास हुकूमत है, जिनके पास इक्तदार है, वो जो डंडा लेके बैठे हुए हैं, वो मुझे और आप जैसे लोगों को तुन के रखेंगे। और जो असेंबली के अंदर वो कह रहे थे ना जी, ख्वाजा साहब तुन के रखो इन्होंने, ये पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मैशत के, पाकिस्तान के निजाम को तुन के रखेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने जाती माली सियासी फवायद के लिए। अच्छा, इसी पे जाहिर है जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात है। नौशाद अली, आपके नज़दीक इस वक्त हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें एक डेडलॉक की फ़ज़ा है, जिसका जिक्र अभी खालिद साहब भी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या देखते हैं कि आम तौर पे जो अरबाब इक़्तिदार होते हैं, उनके पास मैंडेट है नहीं है ये अलग मामला, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है जो अरबाब इक़्तिदार हैं, आप इस वक्त जो सियासी जमातें हुकूमत में हैं, आम तौर पर हम रवैया देखते हैं कि अपोजिशन को गले से लगाने की भी बात की जाती है, या अगर अपोजिशन शोर शराबा करती है तो वो माहौल को ठंडा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। यहाँ पे पकड़ धक्कड़ है, एक दूसरे की गिरफ्तारियां हैं और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें दिखाई दे रही है, जबकि खुद ये कहते रहे हैं कि ऐसा सियासत में नहीं होना चाहिए, मगर हुकूमत में आने के बाद वही कुछ कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ का ये तो वतीरा है कि जब आप हुकूमत में आते हैं तो अपोजिशन के वक्त में की गई आपको सारी बातें भूल जाती हैं। आपको बेसिकली ये जो बात खालिद साहब भी कह रहे थे और जो हमारे दूसरे दोस्त भी कह रहे थे, आप ये देखिए 70 साल के अंदर आप एग्रीकल्चर पे टैक्स क्यों नहीं लगा सके? आप लैंड रिफॉर्म्स क्यों नहीं कर सके? आप प्रॉपर्टी वालों पे टैक्स क्यों नहीं लगा सकते? आप टैक्स चोर क्यों नहीं पकड़ सकते? दरअसल आप तो कह रहे हैं कि ये जो माफियाज हैं, एक्चुअली यही हमारे हुक्मरान भी हैं। अदरवाइज ये मुमकिन नहीं रहता। अगर हुक्मरान माफिया का हिस्सा ना हो तो वो किसी सूरत में भी इन माफियाज को जो है वो ऑपरेट नहीं करने देते। और जो जिन माफियाज के आप हॉस्टेज हैं, ये कौम जिन माफियाज की हॉस्टेज है, बेसिकली उसी की सारी पैटर्नेज है, उसी के तहत ये आपकी असम्बलियां, आपकी जो लेजिस्लेशन है, फिर उसके अलावा ये सारे वॉक्स ऑफ लाइफ गिनवा दिए गए हैं कि वहां पर ये तमाम लोग जो है, असल में ये तो 2% एलीट है, इसने हर तबके को ना अपने काबू में किया हुआ है, अपने कंट्रोल में किया हुआ है। अब इस सारे सिनारियो और इस सिस्टम के अंदर अगर फर्ज कर लीजिए कि आज जो सियासी कोई मुज़ाकरात जो आप और मैं ख्वाहिश रखते हैं वो हो भी जाए और उसका नतीजा भी वो निकल आए जो आप और मैं चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? वो वक्ती तौर पर अगर तो उस माफिया की जरूरत है तो फिर तो वो कर देंगे, अगर वो नहीं है तो फिर उसका नतीजा कुछ भी निकल आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से जो हम पहले मुज़ाकरात देखते रहे हैं, कुछ चीजें देखते रहे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद यहाँ पे तीसरी कुव्वत भी बनते देखी, उसको आरटीएस बिठा के हुकूमत आते हुए भी देखी। अब जो है वो फॉर्म 47 के मामला है। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है, या हमारा जो निजाम जिस तरफ पहुंच चुका है, जिस जगह पे पहुंच चुका है, वहां पर ये इस तरह की चीजें जो हैं, ये जो हम जो बातें कर रहे हैं, ये ऐसे लगता है जैसे कोई दीवाने गुफ्तगू कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। ये यहाँ पर अब उनके लिए नहीं है, यहाँ पर दो ही तबके हैं, एक है जो पिसा हुआ है और एक है जो पीस रहा है।
जो ब- पीसने वाले हैं वो पिसे की बात सुनना पसंद नहीं करते, उनके नजदीक ये बेवकूफ और ये गलत बात करते हैं। और जो पिसा हुआ तबका, उनको समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि वो पिसे इतने हुए हैं कि उनके पास इसके अलावा कोई होश नहीं है। उनको क्या फर्क पड़ता है इससे कि सियासी मुज़ाकरात हो जाएं, वजीर आजम एबीसी की जगह XYZ आ जाए। एबीसी आया था तो भी यही हालात थे, XYZ आया तो भी यही हालात है। हम तो इस डिक्लाइन को देखते ही चले जा रहे हैं और ये मुसलसल इसी तरह डिक्लाइनिंग उस पे जा रहा है। हमें तो इसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई और ना ही आइंदा कोई आपको आने वाले वक्त के अंदर कोई तब्दीली आती नजर आ रही है, क्योंकि आपके यहाँ निजाम जो है वो अब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और आखिरी सांसें इसलिए ले रहा है कि इस पूरे निजाम पे कब्जा है माफियाज का। वो माफिया जो हर जगह बैठा हुआ है ठीक है। और वो अपने ही लोगों को आगे लाता है। सिस्टम उन्हीं बैठ की चुका मर्जी है। की चीजें होती हैं, उन्हीं की मर्जी से पैटर्न बनते हैं और उन्हीं की मर्जी से हुकूमतें आती और जाती हैं। ठीक है, इस वक्त सिस्टम बैठ चुका है, सिस्टम चलाने वाले हैं। ज़ाहिर है एक जानिब ये भी सूरत हाल है, दूर तक अंधेरा है, कोई उम्मीद की शमा रोशन होती दिखाई नहीं दे रही, मगर उसके बावजूद जो पब्लिक के इस वक्त सेंटिमेंट्स हैं वो कितनी हद तक असरात डालेंगे, बात करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।